नमस्कार दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद भाग 200। जिंदगी थी बिना रुके आगे बढ़ रही थी। दिन से रात और रात से दिन कैसे तब्दील हो रही थी पता ही नहीं चल रहा था। एक तो शरद का ख्याल रखना और दूसरा धानी का ख्याल रखना। पूरा सक्सेना परिवार इसी में व्यस्त था। कहते हैं ना, एक गम आने के बाद हर तरफ से खुशियों के बादल छा जाते हैं। जो शरद के जाने के रूप में उन्हें गम मिला था वो तो कोई कम नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरे रूप में शरद आकर सबका मोह मोह लिया था और सबको अपना दुख भुलाने पर मजबूर कर दिया था। आराम से बेटा, इतना तेज मत चलो, असर पड़ेगा। धानी अपने पेट को संभालते हुए नीचे उतरती है। मम्मी जी आराम से ही तो चल रहे हैं। धानी का शरीर हल्का भर गया था। माँ का निखार उसके चेहरे पर दूर से ही झलक रहा था। गोल मोल सी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये आ गई ऑफिस से? नहीं, फ़ोन करके बता दिया था आज लेट आएगा, कोई मीटिंग है उसकी। इनका तो हमेशा ही रोज़ की ज़रूरी मीटिंग रहता है। धानी कहाँ वो रोज़ व्यस्त रहता है, रोज़ तो वो समय से आ जाता है। आज ज़रूरी काम है। मम्मी जी आप भी अपने बेटे की पक्ष ले रही है, अब आप भी हमसे प्यार नहीं करती है। बोलते हुए धानी की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रही हो। तुम्हारी मम्मी जी बस अब अपने बेटे से ही प्यार करती है। अरविंद जी धानी का साइड लेते हुए बोलते हैं। क्या कर रहे हैं आप? एक तो वो खुद रो रही है और एक आप है जो उसे और आंसू दिला रहे हैं। धानी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ठीक है, आप इनको फ़ोन लगा कर डांटिए तो। धानी की फरमाइश सुनकर आराधना जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। कितना भी उनका और नीरज का रिश्ता सुधर गया था, लेकिन नीरज को वो डांटना सोच भी नहीं सकती है। हाँ, बात को मनवाना रहता था तो वो आराम से और प्यार से बात करके अपनी बात मनवा लेती थी, लेकिन डांटना, नीरज के गुस्से से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। क्या हो गया आराधना? फ़ोन उठाओ और अपने बेटे को लगाओ और डांटो उसे। अरविंद जी भी आज मज़े लेने के मूड में थे। मैं देख लूँगी आपको। ठीक है, देख लेना, लेकिन अभी फ़ोन को तो देखो, मिलाओ अपने बेटे को फ़ोन। धानी, तुम भी ना छोटी बच्ची की तरह कोई भी जिद करने लग जाती हो, और जब जिद जिद पूरा नहीं होता है तो आंसू टपक पड़ते हैं तुम्हारे। मम्मी जी। धानी वो मीटिंग में व्यस्त होगा, ऐसे लोगों के सामने फ़ौर के डांटना अच्छा थोड़ी ना लगता। छोड़िए मम्मी जी, आप नहीं डांटेंगे, हमें पता है, क्योंकि आप हमसे प्यार ही नहीं करती हैं। आपके लिए तो बस आपका बेटा ही लाडला है। हाँ देखो धानी, मैं कैसे उसे डांट लगाता हूँ। अरविंद जी नीरज को फ़ोन मिला देते हैं। हेलो, कहाँ है तू? कब तक घर आ रहा है? तुम्हें पता है ना धानी तुम्हारा इंतज़ार करती है। मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं सुनने वाला हूँ। चुपचाप जल्दी से मेरे बहू के पास आ जा, नहीं सब मीटिंग कैंसिल कर दो। कहा ना, नहीं तो नहीं। लाइए पापा जी, हम भी बात करते हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं डांट रहा हूँ ना तुम्हारे बदले। जी पापा जी, उन्हें कहिए राम प्रसाद चाट भंडार वाले से चाट भी लेकर आए। सुन लिया तुमने? बहू क्या कह रही है? चाट भंडार से। चाट भंडार नहीं पापा जी, राम प्रसाद चाट भंडार। हाँ हाँ, राम प्रसाद चाट भंडार से बहू के लिए चाट भी लेते आना। ऐसे समय में कुछ भी हाइजेनिक अनहाइजेनिक नहीं होता है, जो उसका जी अच्छा लगेगा वही खाएगी। हाँ ठीक है, 2 घंटे में आ जा। नहीं नहीं, उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं, है ना धानी? अरविंद जी धानी की तरफ देखते हैं, जो उन्हें नाराज़गी से देख रही थी।
हाँ हाँ नीरज, हम सबका ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। शरद शरद तो अभी सोया हुआ है। हाँ, तुम्हारी माँ किचन में खाना बना रही है। अरविंद जी अभी बात ही कर रहे थे, तभी उनके कंधे पर हाथ रखकर कोई थपथपाता है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे। बोलते बोलते अरविंद जी पीछे घूमते हैं, हाथों से फ़ोन छूटते छूटते बजता है। डैड, आप किससे बात कर रहे हैं? अरविंद जी के माथे पर पसीना आ जाता है। धानी की तरफ देखते हैं, जो नाराज़गी से उन्हें देख रही थी। रिया, ईशानी, नीरज के साथ ही वापस आए थे। वो लोग भी हंसी रोकते हुए खड़े थे। आराधना जी अपने मुंह पर हाथ रख कर खड़ी थी। धानी, मैं इससे ही बात कर रहा था। देखो, मेरे डांट के असर से ये उड़कर आ गया यहाँ पर। लगता है राम प्रसाद का चाट कहीं रास्ते में गिर गया है। पापा जी, आप भी हमसे प्यार नहीं करते हैं ना? नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ही तो हमारी एक बेटी हो। लेकिन तुम्हारे इस खड़ूस पति से डर लगता है। अरविंद जी की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। कोई हमसे सच्चा प्यार नहीं करता है, सब झूठा प्यार का दिखावा करते हैं। कोई इनको डांट नहीं सकता है। हम जा रहे हैं अपने कमरे में। आराम से धानी बेटा, सुनो तो। डायरी में देखता हूँ उसे। नकुल, राम प्रसाद का चाट लेकर आओ। अच्छा सा फ्रेश बनवा कर लाना। जी सर। धानी के पीछे पीछे नीरज चला जाता है। आप भी ना दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, खुद ही गिर पड़े ना। क्या जरूरत थी नाटक करने का? नाटक ही कर रहे तो दो चार बात करके रख देते। आराधना जी अरविंद जी को डांटती है। मैं तो धानी को खुश करने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्या पता ये बिना सिंह का बेल प्रकट हो जाएगा और वो नाराज हो जाएगी। अरविंद जी परेशान होते हुए बोलते हैं, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में खुद ही आपको मनाने आएगी। धानी धानी रुको ना, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारे गुस्से के डर से मीटिंग भी कैंसिल कर दिया है। नीरज बेचारगी से बोलता है, तुमने कहा था 7 बजे तक घर आ जाओ। देखो 7 बजने में 10 मिनट है, उससे पहले ही मैं घर आ गया। नीरज अपनी सफाई फेस करता है। आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया होगा, आपका खुद ये मीटिंग कैंसिल हो गया होगा। नहीं धानी, सच में मैंने कैंसिल किया है, तुम ईशान से पूछ लो। विद्या कसम खाइए। विद्या कसम? अब ये कौन सी कसम होती है? आपका ये कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं झूठ बोलूँगा तो सारी विद्या नाश। वैसे तो किताब पर रख कर ये कसम खाते हैं। आपका किताब तो ये लैपटॉप ही है, आप इस पर हाथ रख कर कसम खाइए। नीरज गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए गहरी सांस लेता है। ओके, मैं लैपटॉप की कसम खा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे नहीं, आपको ये कहना कि आप झूठ बोलेंगे तो आपकी सारी विद्या नाश हो जाएगी। नीरज का गुस्से से सर फटा जा रहा था, लेकिन उसे ये सितम सहना था। मैं झूठ बोलूँगा तो मेरी सारी विद्या नाश हो जाएगी। चलिए ठीक है, हमने आपकी बातों पर विश्वास कर लिया। अब हमारा चाट कहाँ है? वो भूल गया। तुमने दोबारा फ़ोन करके याद दिलाया ही नहीं। आपको याद क्या रहता है? आपको ये याद है कि हम आपकी बीवी हैं? आपको ये याद है कि हम माँ बनने वाले हैं? आपको ये याद है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं आपकी? कुछ याद नहीं रहता है बस आपको काम के सिवा। क्यों याद रहेगा? मजबूरी में जो हमसे शादी किया था। यार, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? सच में दिमाग से उतर गया था। बस 5 मिनट वेट कर लो, नकुल लेकर आ रहा है। सच में 5 मिनट में आ जाएगा? हाँ, बस पहुँचता ही होगा। अगर आज 5 मिनट में चाट नहीं आया ना तो आपकी खैर नहीं। वो तो अभी भी नहीं है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं मैसेज कर रहा हूँ। हाँ, आपको तो मेरे सामने ये मोबाइल ही सूझेगा। नीरज झट से मोबाइल बेड पर रख देता है।
घड़ी देखते हुए शिद्दत से नकुल का इंतज़ार कर रहा था। धानी भी घड़ी देखते हुए नीरज का चेहरा देख रही थी। आज ये नकुल 5 मिनट में नहीं आया तो मैं इसकी पूरी सैलरी काट लूँगा। नीरज मन ही मन नकुल पर भनभनाया जा रहा था। 5 मिनट समय पूरा हो जाता है। सुई टिक टिक करते हुए 12 पर पहुंच जाती है। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। नीरज राहत की सांस लेता है। जाकर दरवाज़ा खोलता है तो नकुल चाट की पॉलीथीन लेकर खड़ा था। आज तुम्हारी नौकरी जाते जाते बच गई है। सॉरी सर। नीरज चाट लेते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है और धानी को पकड़ा देता है। धानी तो उसकी खुशबू में ही खो गई थी। एक दिन भी चाट खाए बिना उसका नहीं गुजरता था। जैसे ही चाट उसके पेट में जाता है उसका गुस्सा शांत हो जाता है। अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी तुम्हारी। मैं चेंज कर लूँ? हाँ जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। धानी एक पल में ही नॉर्मल हो जाती थी। नहीं, बिंदिया ले आएगी, तुम परेशान मत हो। पूरे दिन तो बैठे ही रहते हैं, मेरे हाथ पैर मत चल रहे हैं किचन में काम करने के लिए। ठीक है, बस कॉफ़ी बना कर लाना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी। सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे। नन्हा सरद अब चलने लगा था। 1 महीने पहले उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। ईशानी आई थी तो वो सो रहा था, इसलिए किसी ने उसे उठाया नहीं। अब वो नींद पूरा करके बाहर आया था, लेकिन बाहर आकर बेचारा धर्म संकट में पड़ गया था। मम्मा भी दिखाई दे रही थी और नीरज भी दिखाई दे रहा था। दूध की भी लत लगी हुई थी, माँ के पास जाने का मन हो रहा था, और नीरज की लत लगी हुई थी तो नीरज के पास जाने का मन कर रहा था। आ जाओ मेरा बच्चा। रिया हाथ फैलाती है, जिसकी तरफ नन्हा सरद ध्यान भी नहीं देता है। वो मटकते हुए चल पड़ता है। सब देखने के लिए उत्सुक थे कि वो किसके पास जा रहा है। एक तरफ नीरज बैठा हुआ था तो दूसरी तरफ ईशानी। अपने मुंह पर उंगली रखकर वो कुछ पल सोचता है और फिर नीरज की तरफ कदम बढ़ा देता है। ईशानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नीरज उसे उठाते हुए प्यार करने लग जाता है। आजा मेरा बच्चा। नीरज उसे भरपूर प्यार करता है। जाओ अब मम्मा के पास जाओ। नीरज शरद को ईशानी को पकड़ा देता है। ईशानी उसे दूध पिलाने के लिए कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद उसे बाहर लेकर आती है। बड़ी माँ, मैंने और भाभी ने कुछ सोचा है। क्या? क्यों ना हम धानी भाभी की गोद भराई करें? रिया अपना मन बताती है। लेकिन बेटा, हमने ईशानी का नहीं किया था। पता है बड़ी माँ, लेकिन तब का टाइम कुछ और था, अब का टाइम कुछ और है। ये थोड़ी ना है जो मेरा नहीं हुआ वो भाभी का ना भी हो। मैं चाहती हूँ भाभी की गोद भराई अच्छे से हो ताकि हम सब सेलिब्रेट कर सकें। शरद को गए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया था। ईशानी की गोद भराई इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि 1 साल तक कुछ भी शुभ काम नहीं करते हैं। ईशानी और अतुल की शादी तो मजबूरी में हुई थी और तब किसी का मन नहीं था ये सब करने का। लेकिन अब आराधना जी ने सोचा भी तो उन्हें लगा ईशानी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हाँ करिए ना बड़ी माँ, बहुत मज़ा आएगा। रिया खुश होते हुए बोलती है। आप क्या कहते हैं जी? जब बच्चों का मन है तो कर लेते हैं। और हाँ भाई, आपका और भाभी का मैटरनिटी सूट भी करवाना है। मैंने सोचा था जब मैं माँ बनूंगी तो करवाऊंगी, बट नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप दोनों को करवाना चाहती हूँ। ईशानी अपनी ख्वाहिश बताती है। वो क्या होता है ईशानी जी? धानी को नहीं पता था। भाभी ऐसे पेट पर हाथ रखकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। फालतू का ड्रामा बंद करो, मैं कुछ नहीं करवाने वाला हूँ। नीरज साफ मना कर देता है। हाँ, ये क्यों करवाएंगे, ये तो खुश ही नहीं है। धानी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? तो खिंचवाइए ना फ़ोटो।
नीरज बेचारगी से धानी की तरफ देखता है और मना नहीं कर पाता है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यही ख़त्म होता है। आज एक भाग इसलिए आया है क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए मन ही नहीं कर रहा रिकॉर्ड करने का। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर कल तक कम से कम 10-20 सब्सक्राइबर बढ़ गए तो 2 भाग आ जाएंगे। थैंक यू।